Hello everyone. Welcome to the St. Peter's Law Academy. I am Sumit Pawar. Today we are going to discuss a very important topic of CPC, that is pleading. Pleading is mentioned order 6 of CPC. Order 6 of CPC. What do you mean by the pleading? So order number 6 rule number 1 mentioned that pleading includes plaint and written statement. Pleading include plaint and written statement. Written statement also known as WS in short form. So finally आप याद रखेंगे कि अगर लिटिगेशन में आप कभी भी इस वर्ड को सुनेंगे, अगर आप किसी भी सूट में इस शब्द को सुनेंगे कि सूट का प्लीडिंग कंप्लीट हो गया है, सो व्हाट डू मीन बाय, सो द मीन इज प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों क्या हो चुकी हैं, दोनों फाइल हो चुकी हैं। ठीक है, तो याद रखना अलग से नहीं बोला जाता है कि प्लेंट फाइल हो चुका है, रिटन स्टेटमेंट फाइल हो चुका है। जब दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट फाइल हो चुके होते हैं कोर्ट में, तो जनरली ये कहा जाता है कि इस केस का प्लीडिंग हो चुका है। इट मींस दैट प्लेंट भी आ चुका है और रिटन स्टेटमेंट भी आ चुका है। सो फाइनली व्हाट डू मीन बाय द प्लेंट? सो प्लेंट इज द प्लीडिंग, प्लेंट इज द प्लीडिंग of plaintiff. Plaint is the pleading of plaintiff. Plaint क्या है? Plaint plaintiff का pleading है. And what do you mean by the written statement? So written statement is the pleading of defendant. Is the pleading of defendant. What do you mean by the written statement? तो written statement है defendant का pleading. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेस को लेकर चलते हैं, तभी हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मान लीजिए कि कोई आपका सिविल राइट अराइज होता है। क्या होता है? आपके किसी सिविल राइट का वॉयलेशन होता है, या आपका कोई सिविल राइट क्या किया जाता है, आपका कोई सिविल राइट ब्रीच किया जाता है। ध्यान से समझना, एक पूरा प्रोसेस हम इसको समझेंगे और बहुत ही आसानी से इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। मान लीजिए कि आपके किसी सिविल राइट का वॉयलेशन या सिविल राइट का ब्रीच होता है, तो फिर आप क्या करते हैं? यू वांट रेमेडी। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए रेमेडी। सो हाउ टू गेट रेमेडी? सो द सीपीसी सेड दैट यू फाइल अ सूट, you file a civil suit if you want to get remedy. Civil suit. And what is the essential ingredient of the civil suit? तो for the first is a parties. तो सबसे पहला क्या है? Parties होनी चाहिए. And what is the parties? So who is the parties? The plaintiff and the defendant. तो सबसे पहले parties होनी चाहिए, और parties कौन है? Plaintiff and defendant. Second, cause of action. आपका cause of action arise होना चाहिए। cause of action arise होना बहुत जरूरी है। cause of action is the base of civil proceeding. If there is a no cause of action, the suit can't be maintainable. याद रखिएगा कि अगर आपका cause of action नहीं है, तो आपकी प्लेंट को क्या किया जा सकता है? आपकी प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। ओके, आफ्टर दैट प्रेयर फॉर रिलीफ। प्रेयर फॉर रिलीफ बहुत जरूरी है कि आप क्या प्रेयर करना चाहते हैं कोर्ट के सामने। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, और उसके सिविल राइट का ब्रीच होता है, उसके सिविल राइट का वॉयलेशन होता है, तो वो रेमेडी चाहता है। एग्जांपल लेते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, और एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देती है। ठीक है, तो जो सेकंड पार्टी है उसको क्या हुआ है? उसको डैमेजेस हुआ है, और वो क्या चाहता है? वो रेमेडी चाहता है कोर्ट से। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको सेक्शन नंबर 73 to 75 ये प्रोवाइड कराता है कि यस यू हैव अ राइट टू गेट डैमेजेस इफ अ पार्टी ब्रीच अ कॉन्ट्रैक्ट, बट हाउ? द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साइलेंस। बट कैसे आपको रेमेडी लेना है, इस बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साइलेंस है। सो प्रोसीजर आपको बताता है सीपीसी कि यदि आपको किसी भी सिविल राइट के वॉयलेशन में या सिविल राइट के ब्रीच में कोई रेमेडी है, तो आप उसको सीपीसी के द्वारा ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपना प्लेंट फाइल करना होगा, प्लेंट प्रेजेंट करना होगा कोर्ट के सामने। ठीक है,
तो सबसे पहले आप प्लेंट को प्रेजेंट करेंगे कोर्ट के सामने, और अगर प्लेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो मान लिया जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है। याद रखिएगा कि अगर प्लेंट को क्या कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो सूट इंस्टीट्यूट कैसे होता है, बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। तो प्लेंट को प्रेजेंट करने के बाद क्या होता है, सूट इंस्टीट्यूट होता है बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, अ सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, अ सूट टू बी instituted according to the provision of order number 4 rule number 1. Very important order number 4 rule number 1, the suit to be instituted by the presentation of plaint. After that plaint को प्रेजेंट कर दिया गया है, किसके द्वारा, प्लेंटिफ के द्वारा, और सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है। अब क्या होगा, अब कोर्ट इशू a summon to the defendant. Order 5. Read with section 27, 28 and 29. बहुत ही बेसिक, एक बेसिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अभी यहां पर हम बहुत सारे ऑर्डर्स को रीड विद कर सकते हैं। हम ऑर्डर नंबर 3 को रीड विद कर सकते हैं, हम ऑर्डर नंबर 2 हाउ टू फ्रेम योर सूट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट अभी हम सिंपल एक प्रोसेस का समझ रहे हैं, ठीक है, प्लीडिंग को समझने के लिए। तो एक सिविल राइट का वोलेशन होता है। सिविल राइट के वोलेशन के बाद जो प्लेंटिफ है वो कोर्ट में जाता है, अपनी जो प्लेंट है उसको प्रेजेंट करता है, सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है। सूट इंस्टीट्यूट हो जाने के बाद कोर्ट क्या करता है, डिफेंडेंट को क्या करता है, समन इश्यू करता है। कोर्ट इशू अ समन टू द डिफेंडेंट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर नंबर 5, रीड विद सेक्शन नंबर 27, 28 एंड सेक्शन नंबर 29. नाउ द defendant must file a written statement within 30 days. Within 30 days. It's a order number 8, rule number 1. Order number 8, rule number 1. The defendant must file a written statement within 30 days. क्या ये पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है? So the answer is yes. But not extend to 90 days. 90 डेज से ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, वो भी स्पेसिफिक रीजन्स में, नॉट अ जनरल रीजन्स। आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि आप 30 दिन के अंदर अंदर अपना रिटर्न स्टेटमेंट क्यों नहीं फाइल कर पाए। रिटर्न स्टेटमेंट जनरली क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट इज अ रिप्लाई ऑफ द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट का क्या होता है, रिप्लाई होता है, ठीक है, जो उस पर एलिगेशंस लगे हैं प्लेंट के अंदर, उसका रिप्लाई देता है वो कैसे, रिटर्न स्टेटमेंट से। ओके, तो उसको क्या करना होगा, उसको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना होगा कोर्ट के अंदर। तो अब देखिए प्लेंट आ चुका है, प्लेंट प्रेजेंट होने के बाद सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है, सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद समन इश्यू हो चुका है, और समन इश्यू होने के बाद रिटर्न स्टेटमेंट आ चुका है। ये पूरा अभी हमने समझा, और ये सब क्या है, इसका मतलब प्लीडिंग कंप्लीट, प्लीडिंग कंप्लीट। अब क्या हो चुका है, अब प्लीडिंग कंप्लीट हो चुका है। किसी भी सिविल राइट के वोलेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कोई रेमेडी चाहिए तो आपको कोर्ट के अंदर अपना प्लेंट को प्रेजेंट करना होगा। अगर इस प्लेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है देन इट सीम्स टू बी सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड अंडर द कोर्ट, एंड इफ द कोर्ट रिजेक्टेड इट देन इट मीन्स दैट सूट नॉट टू बी इंस्टीट्यूटेड अंडर द कोर्ट। क्या प्लेंट को रिजेक्ट भी किया जा सकता है? सो द आंसर इज यस, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर नंबर 7 रूल 11, अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं जहां पर अपना कोर्स ऑफ एक्शन आप मेंशन नहीं करते हैं, जहां पर आप डुप्लीकेट फॉर्म में अपनी प्लेंट को फाइल नहीं करते हैं, आप रूल नंबर 9 का कंप्लायंस नहीं करते हैं, आप प्रॉपर स्टैम्प को यूज नहीं करते हैं, आप अपना आपका अगर क्लेम अंडर वैल्यू है तो आपकी प्लेंट को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं ऑर्डर 7 रूल 11 में, तब आपकी प्लेंट को क्या किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। तो क्या प्लीडिंग को अमेंड भी किया जा सकता है? तो याद रखिए यस,
प्लीडिंग को अमेंड भी किया जा सकता है, ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 17। ठीक है, तो ये रहा पूरा प्लीडिंग का कंसेप्ट। हमने बेस समझा कि प्लीडिंग क्या होती है। सबसे पहले आपको प्लेंट प्रेजेंट करना होगा इनटू द कोर्ट। आफ्टर दैट कोर्ट एक्सेप्ट इट और नॉट, कोर्ट एक्सेप्ट इट। ठीक है, आफ्टर दैट कोर्ट इशू अ समन टू द डिफेंडेंट एंड आफ्टर दैट defendant must file a written statement within 30 days. Okay, after that we can see that pleading completed. Okay, thank you everyone, और हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।